नमस्कार, आप सभी लोग का पाटलिपुत्र जी के जैस क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग मध्यकालीन भारत के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक सिंध पर अरबों के आक्रमण के बारे में चर्चा करेंगे। सिंध एक विस्तृत राज्य था। इसकी सीमा उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर के दक्षिण में अरब सागर तक और पूर्व में कन्नौज राज्य से लेकर के पश्चिम में मकरान तक विस्तृत था। लेकिन सिंध राज्य का प्राचीन कालीन इतिहास अंधकारपूर्ण है। 7वीं शताब्दी में यहाँ पर राय वंश का शासन था और अंतिम राय राजा साहसी इंदौतीय था, जिसकी हत्या चच नामक ब्राह्मण ने कर दी और सिंध में ब्राह्मण वंश की स्थापना की। चच एक योग्य शासक था और चच के बाद उसका भाई चंद्र शासक बना, लेकिन चंद्र की शीघ्र ही मृत्यु हो गई और उसके बाद चंद्र के पुत्र दुराज और चच के पुत्र दाहिर के बीच उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें चच के पुत्र दाहिर विजय हुआ और इस प्रकार सिंध में दाहिर का राज स्थापित हुआ और दाहिर के शासनकाल में ही सिंध पर अरबों का आक्रमण हुआ। दाहिर के काल में अरबों के 3 आक्रमण हुए, जिसमें प्रथम आक्रमण उबैदुल्ला के नेतृत्व में और द्वितीय आक्रमण बोडल के नेतृत्व में हुआ और ये दोनों आक्रमण ही असफल रहे थे और तीसरा आक्रमण 712 में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया और यह आक्रमण सफल रहा था। और जिस समय मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत के सिंध पर आक्रमण किया जा रहा था और अरब साम्राज्य का विस्तार किया जा रहा था, ठीक उसी समय मध्य एशिया में एक अन्य अरब सेनानायक कुतैबा बिन मुस्लिम के द्वारा अरब साम्राज्य का विस्तार किया जा रहा था। तो आइए शुरुआत करते हैं सिंध पर अरबों के आक्रमण के बारे में। सिंध की राजधानी एलोर थी। इसका प्राचीन इतिहास अंधकारपूर्ण था। सातवीं शताब्दी में राय वंश का शासन था। अंतिम शासक राय साहसी द्वितीय था, जिसकी हत्या चच नामक ब्राह्मण ने की और सिंध में ब्राह्मण वंश की स्थापना की। चच के बाद चंद्र शासक बना, जो चच का भाई था। चच के 2 पुत्र दाहिर एवं दाहरसिए तथा चंद्र के पुत्र दुराज थे। चच के बाद चंद्र शासक बना और चंद्र की शीघ्र ही मृत्यु हो गई और चंद्र की मृत्यु के बाद चच के पुत्र दाहिर एवं चंद्र के पुत्र दुराज के बीच उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में दाहिर का विजय हुआ तथा वह सिंध का राजा बना। दाहिर के समय में ही
अरबों का आक्रमण हुआ। सिंध पर आक्रमण हुआ। सिंध पर अरबों के आक्रमण के कई कारण हैं और जिसमें सबसे प्रमुख कारण साम्राज्यवादी विस्तार है। सर्वप्रथम खलीफा उमर के समय में 636 ईस्वी में मकरान पर आक्रमण किया गया। लेकिन आक्रमण असफल रहा। पुनः 647 में अरबों ने दूसरा आक्रमण किया। और इस आक्रमण के बाद अरब सेना नायक ने खलीफा को यह सूचना दिया कि सिंध को जीतने के लिए अगर छोटी सेना भेजी जाती है तो वह नष्ट हो जाएगी और अगर बड़ी सेना भेजी जाती है तो वह रसद एवं पानी के बिना नष्ट हो जाएगी। अतः वहां से जो विजय के पश्चात धन संपत्ति की प्राप्ति होगी उससे अधिक जो है खर्च होगा, जिसके कारण इस निराशाजनक सूचना के कारण अरबों ने सिंध विजय के विचार को त्याग दिया था। पुनः 711 ईस्वी में अरबों का ध्यान सिंध पर गया। कारण देवल बंदरगाह पर समुद्री डाकुओं के द्वारा अरबी जहाज को लूटा जाना था। करीब 711 ईस्वी के करीब में श्रीलंका में कुछ अरब व्यापारी समुद्री दुर्घटना में मारे गए थे और श्रीलंका के शासक ने इन अरब व्यापारियों के परिवारों को कुछ धन संपत्ति और उपहार देकर के इनको जहाज पर बैठा करके इराक प्रांत के शासक अल हज्जाज के शासक अल हज्जाज के यहां भेजने का निर्णय लिया। और जब ये जहाज सिंध नदी के मुहाने के पास देवल बंदरगाह के पास गुजर रहा था तो कुछ समुद्री डाकुओं ने इस जहाज पर आक्रमण करके लूटपाट किया और यात्रियों को बंदी बना लिया। इस घटना से अरब प्रांत के शासक अल हज्जाज काफी क्रोधित हुआ और उसने सिंध के राजा दाहिर से इन डाकुओं को पकड़ने और सजा देने तथा क्षतिपूर्ति की मांग के लिए कहा। लेकिन सिंध के राजा दाहिर ने इसके लिए इनकार कर दिया और उसके बाद जो है अल हज्जाज ने खलीफा से सिंध पर आक्रमण करने की अनुमति प्राप्त कर ली और
अल-हज्जाज ने पहले उबैदुल्ला एवं उसके बाद बोरदल के नेतृत्व में दो आक्रमण किए, लेकिन ये दोनों आक्रमण ही असफल रहे और तीसरा आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में किया गया। इसको नोट कर लीजिए। इराक के सूबेदार अल-हज्जाज ने उबैदुल्ला एवं बोरदल के नेतृत्व में पहले दो अभियान भेजे, लेकिन यह दोनों अभियान असफल रहा और तीसरा अभियान मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में किया गया। मोहम्मद बिन कासिम सात सौ बारह में सिंध के देवल में प्रवेश किया तथा देवल पर अधिकार कर लिया। देवल के बाद कासिम ने नीरोन, उसके बाद शहबान, एवं शीशम पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के दक्षिणी भाग पर आसानी से अधिकार कर सिंध नदी को पार किया और सिंध नदी पार करने के बाद जून 712 में कासिम एवं दाहिर के बीच रावर में संघर्ष होता है, जिसमें दाहिर लड़ता हुआ मारा गया और इस प्रकार अरबों की विजय हुई। रावण के किले की रक्षा दाहिर की पत्नी रानी बाई ने की, लेकिन अंत में वह अपने सहयोगियों के साथ आग जलाकर आत्महत्या कर ली। रावण के बाद कासिम ने ब्रह्मणाबाद पर आक्रमण किया और यहां दाहिर का बड़ा पुत्र
जय सिंह वीरता से सामना किया, लेकिन पराजित होकर चित्तौड़ भाग गया। ब्राह्मणाबाद में ही कासिम को अतुल संपत्ति एवं दाहिर की एक अन्य रानी लॉरी तथा उसकी दो पुत्रियां सूर्य देवी एवं परमाल देवी हाथ लगे, जिसे उसने खलीफा के पास भेज दिया। ब्राह्मणाबाद के बाद एलोर, जो सिंध की राजधानी थी, उसके बाद सिक्का एवं अंत में मुल्तान पर आक्रमण किया। अंतिम अभियान मुल्तान था और मुल्तान में अत्यधिक सोने मिलने के कारण इसे सोने का नगर कहा गया। एक बार रिवीजन करते हैं। मोहम्मद बिन कासिम 712 में सिंध में देवल में प्रवेश किया और देवल पर अधिकार कर लिया। देवल की रक्षा के लिए दाहिर ने कोई सेना नहीं भेजी और यहाँ पर मात्र 4000 राजपूतों के द्वारा अंत तक रक्षा की गई और वे अंततः पराजित हुए। देवल के बाद कासिम ने निरोन पर आक्रमण किया और निरोन के पुजारी ने बिना युद्ध किए हुए आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद सहबान और सहबान के बाद शीशम पर अधिकार कर दिया और शीशम के जाटों ने भी आत्मसमर्पण किया और इस प्रकार सिंध के दक्षिणी भाग पर आसानी से कासिम का अधिकार हो गया और वह सिंध नदी को पार किया। सिंध नदी को पार करने के बाद जून 712 में कासिम एवं दाहिर के बीच रावर में एक संघर्ष होता है, जिसमें दाहिर लड़ता हुआ मारा गया और रावर के किले की रक्षा दाहिर की पत्नी रानी बाई ने की और अंत में वह असुरक्षित महसूस कर आत्महत्या कर ली। रावण के बाद कासिम ने ब्राह्मणाबाद पर आक्रमण किया और ब्राह्मणाबाद की रक्षा दाहिर का बड़ा पुत्र जय सिंह कर रहा था और वह बेटा पूर्वक लड़ा, लेकिन वह पराजित होकर के भाग गया। ब्राह्मणाबाद में ही कासिम को अतुल संपत्ति हाथ लगी और साथ ही दाहिर की एक अन्य पत्नी रानी लौरी तथा उसकी दो पुत्रियां सूर्य देवी एवं परमाल देवी हाथ लगी, जिसको खलीफा के पास भेज दिया गया। ब्राह्मणाबाद के बाद कासिम ने
सिंध की राजधानी एलोर और उसके बाद सिक्का एवं अंत में मुल्तान पर आक्रमण किया और अंतिम अभियान मुल्तान पर आक्रमण था। मुल्तान में अत्यधिक सोने प्राप्त के कारण इसे सोने का नगर कहा गया और इस प्रकार अरबों ने 2 वर्षों में संपूर्ण सिंध और यहाँ तक कि पंजाब के पश्चिमी भाग मुल्तान तक पर अधिकार कर लिया और इस अप्रत्याशित विजय के कई कारण थे और जिसमें सबसे बड़ा कारण अरबों की कुशल सैन्य शक्ति, उसकी श्रेष्ठ सैनिक नीति और हज्जाज के द्वारा दिया गया प्रदत्त सहायता, साथ ही दाहिर की दुर्बलता, उसकी चारित्रिक और नैतिक दुर्बलता, साथ ही दाहिर के पिता चच जो एक ब्राह्मण थे, उन्होंने अवैध ढंग से सत्ता पर अधिकार किया था जिसके कारण जनता में उसका विश्वास नहीं था और दाहिर ने ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ पदों पर आसीन किया था और इसके साथ ही बौद्धों, हिंदुओं, जाटों और मेरों पर अत्याचार किया था जिसके कारण जो है वह काफी अलोकप्रिय था और इन लोगों ने अरबों का साथ दिया। साथ ही भारतीय शासकों ने भी दाहिर का साथ नहीं दिया जिसके कारण दाहिर की पराजय हुई। इसको नोट कर लीजिए। सिंध विजय के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने 2 वर्षों में सिंध का प्रशासन संगठित किया और मोहम्मद बिन कासिम का प्रशासन की व्यवस्था उदार था। कासिम का प्रशासनिक व्यवस्था उदार था। उसने ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों का प्रशासन किया तथा कई नगरों जिसमें मंसूरा, महफूजा, मुल्तान आदि का संगठन किया। बाद में मंसूरा एवं महफूजा को मिला दिया गया। कासिम ने कर प्रणाली में सुधार किया। खराज अर्थात भूमि कर 1/5 से 2/5 निर्धारित किया। खुम्स युद्ध में लूट का धन 1/5 भाग खलीफा को तथा 4/5 भाग सैनिकों को दिया। मोहम्मद कासिम ने जजिया कर गैर मुस्लिमों पर लगाया। संभवतः कासिम भारत में जजिया लगाने वाला प्रथम शासक था। जजिया सामान्यतः धनी, मध्यम एवं निम्न वर्गों से क्रमशः 48, 24 एवं 12 दिरहम
वार्षिक लिया जाता था। इससे स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े, विकलांग, भिखारी, ब्राह्मण आदि मुक्त थे। यह खासकर युवा वर्ग को देना पड़ता था। 715 में मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो गई। कासिम की मृत्यु के संबंध में सचनामा में बताया गया है कि दाहिर की 2 पुत्रियां सूर्य देवी एवं परमाल देवी ने कासिम पर यह आरोप लगाया कि वह 3 दिनों तक अपने हरम में रखने के बाद खलीफा के पास भेजा है, और इससे खलीफा काफी क्रोधित हुआ और कासिम को मृत्युदंड की सजा दी। लेकिन कासिम की मृत्यु राजनीतिक कारणों से हुआ और 715 में खलीफा वालिद के स्थान पर उसके भाई सुलेमान खलीफा बना। और वह अल हज्जाज से असंतुष्ट था, और इसी बीच अल हज्जाज की मृत्यु हो जाती है और मोहम्मद हज्जाज का चचेरा भाई एवं दामाद था। सुलेमान ने मोहम्मद के स्थान पर याजीद को सिंध का सूबेदार बनाया तथा मोहम्मद को वापस बुला करके कैद करके मेसोपोटामिया भेज दिया गया, और जहां पर उसके विरोधियों ने उसकी हत्या कर दी। आइए एक बार रिवीजन करते हैं। कासिम का प्रशासन व्यवस्था काफी उदार था। उसने ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों का प्रशासन किया था, साथ ही मंसूरा, महफूजा एवं मुल्तान जैसे शहरों का संगठन किया था। कर प्रणाली में सुधार किया था। खराज जो भूमि कर होता है 1/5 से 2/5 तक लेना तय किया। खुम्स जो युद्ध में लूट का धन होता है 1/5 भाग खलीफा को दिया और 4/5 भाग सैनिकों को दिया।
इसके काल में जजिया गैर मुस्लिमों पर लगाया गया। कासिम भारत में जजिया लगाने वाला संभवतः प्रथम शासक माना जाता है। जजिया की 3 दरें थी जो धनी, मध्यम एवं निम्न वर्गों से वसूल किया जाता था और ये क्रमशः 48, 24 एवं 12 दिरहम वार्षिक लिया जाता था। इससे स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े, विकलांग, भिखारी, ब्राह्मण आदि मुक्त थे। खासकर यह युवा वर्ग से लिया जाता था जो सैनिक सेवा प्रदान कर सकते थे। 715 में मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो गई और चचनेमा के अनुसार दाहिर की 2 पुत्रियां ने कासिम पर यह आरोप लगाया कि वह 3 दिनों तक अपने हरम में रखने के बाद इनको खलीफा के पास भेजा गया और खलीफा इससे काफी क्रोधित हुआ और इसके कारण जो है कासिम को मृत्यु दंड की सजा मिली। लेकिन कासिम की मृत्यु राजनीतिक कारणों से माना जाता है और 715 में खलीफा वालिद के स्थान पर उसके भाई सुलेमान नया खलीफा बना और सुलेमान अल हज्जाज से काफी असंतुष्ट रहता था और इसी के समय में इराक का प्रांतपति अल हज्जाज की मृत्यु हो गई और अल हज्जाज की मृत्यु के बाद मोहम्मद, जो अल हज्जाज का चचेरा भाई एवं दामाद था, मोहम्मद के स्थान पर याजिद को सिंध का सूबेदार बनाया गया और मोहम्मद को कैद कर मेसोपोटामिया भेज दिया गया, जहां इसके विरोधियों ने पकड़कर इसकी हत्या कर दी। इसको नोट कर लीजिए। मोहम्मद बिन कासिम के प्रशासन के बाद अरबों के भारत पर आक्रमण के प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं अरब आक्रमण का प्रभाव। राजपूताना इतिहासकार कर्नल टॉड के अनुसार अरबों के आक्रमण का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा। सबसे पहले राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव के अंतर्गत कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। अरब सिंध के आगे नहीं बढ़ पाए। कश्मीर के शासक ललितादित्य गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने अरबों के प्रसार को रोका। उसका क्षेत्र एवं समय
के दृष्टिकोण से भी शासनकाल छोटा रहा। सामाजिक प्रभाव के अंतर्गत अरबों ने स्थानीय महिलाओं से विवाह किया तथा उसकी रीति रिवाजों को अपनाया। आर्थिक प्रभाव के अंतर्गत अरबों ने कृषि एवं व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा दिया। कृषि के क्षेत्र में खजूर की खेती, ऊंट का पालन तथा चिकने एवं मुलायम चमड़े का उत्पादन होने लगा। साथ ही इनके आगमन से दक्षिण पूर्व एशिया एवं चीन के साथ व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। सांस्कृतिक प्रभाव के अंतर्गत अरबों ने भारतीय दर्शन, चिकित्सा, ज्योतिष, अंकगणित, खगोल विद्या आदि को अपनाया। इनके काल में ब्रह्मसूत्र की रचनाएं पंच सिद्धांत का एवं खंड खाद्य का अरबी में अनुवाद हुआ। साथ ही पंचतंत्र की कहानियों का कालीला बादिमना नाम से अरबी में अनुवाद हुआ और ये सभी कार्य खलीफा मंसूर एवं हारून के काल में हुए। खलीफा मसून के समय में बैत उल हिकमा अर्थात विद्यापीठ की स्थापना की गई और जहां से विभिन्न देशों की पुस्तकों को ला करके
अरबी भाषा में अनुवाद किया जाता था और इस कार्य के लिए भारतीय विद्वानों को भी बुलाया गया था। आइए एक बार रिविजन करते हैं। अरब आक्रमण के प्रभाव के अंतर्गत राजपूताना इतिहासकार कर्नल टॉड के अनुसार अरबों के आक्रमण का भारत पर व्यापक प्रभाव पड़ा, लेकिन राजनीतिक प्रभाव की दृष्टि से इसका कोई खास प्रभाव नहीं था। यह अरब सिंध के आगे नहीं बढ़ पाए थे। इसे कश्मीर के शासक ललितादित्य, गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया और आगे बढ़ने नहीं दिया। इसने क्षेत्र एवं समय के दृष्टिकोण से भी इसका शासनकाल काफी छोटा था। सामाजिक प्रभाव के अंतर्गत अरबों ने स्थानीय महिलाओं से विवाह किया, साथ ही वहां के रीति रिवाजों को और खान पान को भी अपनाया। आर्थिक प्रभाव के अंतर्गत कृषि एवं व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। कृषि के क्षेत्र में मुख्यतः खजूर की खेती एवं ऊंट के पालन का उन्नत तरीके विकसित हुए। इससे चिकने एवं मुलायम चमड़े के उत्पादन काफी मात्रा में होने लगा और साथ ही अरबों के आगमन से दक्षिण पूर्व एशिया एवं चीन के साथ व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हुई। सांस्कृतिक प्रभाव के अंतर्गत दर्शन, चिकित्सा, ज्योतिष, अंकगणित एवं खगोल विद्या आदि के क्षेत्र में अरबों ने अपनाया। साथ ही ब्रह्मसूत्र की रचनाएं, पंच सिद्धांतिका एवं खंड काव्य का अरबी में अनुवाद किया गया। पंचतंत्र की कहानियों का कालीला बादिमना के नाम से अरबी भाषा में अनुवाद किया गया और ये सभी कार्य मुख्य रूप से खलीफा मंसूर एवं हारून के काल में संपन्न किए गए। खलीफा मसून के काल में बैत उल हिकमा अर्थात विद्यापीठ की स्थापना की गई और जहां विभिन्न देशों से पुस्तकों को मंगा करके अरबी भाषा में अनुवाद किया जाता था और इस कार्य के लिए बड़ी संख्या में भारतीय विद्वानों को भी यहाँ बुलाया गया था और इस प्रकार सिंध पर अरबों के आक्रमण का व्यापक प्रभाव पड़ा। और इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।